पूरे हरियाणा में इस घटना के बाद दहशत का माहौल कायम है। पूरे मामले पर न्यूज 18 ने हरियाणा के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा से बात की है। मूलचंद शर्मा ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। क्या मजबूरी थी कि इस तरह की पहले कार्रवाई नहीं हुई, अब कार्रवाई करने के गए, तो क्या इतने हौसले बुलंद हो गए हैं अब अपराधियों के कि डीएसपी तक को मार देंगे जान से? नहीं, कार्रवाई करते थे, ऐसा नहीं है। ताबड़ू इलाके का डीएसपी है और ताबड़ू थाना लगता है। समय समय पर कार्रवाई करते हैं। जहां भी इस तरह की जानकारी मिलती है वहीं पुलिस प्रशासन जाता और कार्रवाई करता है। अवैध माइनिंग का कारण क्या है? क्योंकि आपने बताया कि दादरी का इलाका है, भिवानी का इलाका है, वो माइनिंग का इलाका है, वहां भी बड़े स्तर पर अवैध माइनिंग होती है, हमने भी पहले कई बार दिखाई है। तो क्या कारण है कि सरकार उसको रोक नहीं पा रही? नहीं, अवैध माइनिंग न दादरी में होती, न रेवाड़ी में होती, न भिवानी में होती। अवैध माइनिंग होती है क्षेत्र से अलग। अवैध माइनिंग जो क्षेत्र का एरिया वो माइनिंग वैध है। जहाँ माइनिंग बंद हो, जहाँ माइनिंग की परमिशन ना हो, सेक्शन, वो अवैध माइनिंग कहलाती है। और कई बार तो हमारी पुलिस प्रशासन टीम पर पत्थर बरसा देते हैं। गांव के लोग जब जाते कार्रवाई पत्थर बरसा देते हैं, ट्रक डाल देते हैं, जीप के आगे पत्थर डाल देते हैं। तो ये भी है कि जो कार्रवाई करते हैं रात को तो उन्हें पत्थर ही फेंकते हैं। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो सरकार का रुख सामने आ रहा है वो काफी निराशाजनक परिवार की तरफ से जरूर माना जा रहा है। लेकिन एक बात तो साफ कि ये अवैध खनन को लेकर जो कार्रवाई डीएसपी करने गए थे उस दौरान उनकी हत्या हो जाना ये अपने आप में बड़ी लापरवाही का मामला तो बनता ही। और ऐसे में अब अवैध खनन को लेकर एक अलग से इंक्वायरी करने की जरूरत भी आ सकती है, क्योंकि किस तरह से ये पूरा अवैध खनन का कारोबार चल रहा था, अवैध धंधा चल रहा था। दीपक बिष्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, पहली बार तो हो नहीं रहा होगा ये अवैध खनन, कैसे पूरा नेक्सस ये काम कर रहा था और डीएसपी को जो क्लूज मिले थे उससे जुड़ी हुई पुलिस महकमे से कोई जानकारी है आपके पास? देखिए प्रीति, सबसे पहले मैं अवैध खनन की बात कर रहा हूँ। अवैध खनन पर मैं दिखाऊंगा, मैं ठीक उस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर ये अवैध खनन जो है जीता जागता यहाँ पर सबूत है हमारे सामने। देखिए कैमरे पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पूरा अवैध खनन है और ये तावड़ू के उस पंचगांव के नजदीक का इलाका है और ये पहाड़ियों में पूरी तरह से अवैध खनन किया जाता है। और आज भी यहाँ से पत्थरों को ढोकर अवैध रूप से यहाँ से ट्रक जो डंपर है उसमें ले आया जा रहा था और जिसकी जानकारी डीएसपी महोदय को थी। लेकिन यहाँ पर जब डीएसपी पहुंचे तो वो अकेले नहीं पहुंचे होंगे, कहीं ना कहीं उनके साथ जानकारी देने वाले लोग भी होंगे, क्योंकि जो उनको इनपुट मिला हुआ, क्योंकि ये खनन जिस तरह से दिख रहा है तो ये एक दिन का खनन नहीं बल्कि कई सालों से यहाँ पर अवैध रूप से यहाँ पर खनन माफिया करते हुए आ रहे हैं। और आज जब वो यहाँ पर पहुंचे थे तो इसी जगह पर पहुंचकर उन्होंने ये देखा था कि यहाँ पर जो हालात थे उसको देखते हुए उन्होंने तुरंत ही अपनी गाड़ी लगाई, क्योंकि डंपर चालकों ने जो है यहाँ पर उन्होंने देखते ही डंपर को जो है उनके सामने रखा और जैसे ही उनकी गाड़ी से डंपर नजदीक आया पुलिस कर्मी को लगा था कि शायद वो डंपर चालक रोक लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डंपर चालक ने तेजी से उनकी गाड़ी के ऊपर टक्कर मार दी और गाड़ी के बगल में वो खड़े थे और जो उस डंपर की चपेट में आए और उसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद देखिए दुस्साहस, यहाँ से डंपर चालक डंपर को लेकर फरार हो गया। उसके साथ कौन थे, कितने लोग बैठे थे, ये जानना बहुत जरूरी है। पुलिस की कई टीमें यहाँ पर लगी हैं जो इस अरावली की पहाड़ियों पर भी जो ऐसा अंदेशा हो सकता है कि ये लोग भागकर छिप सकते हैं, कहीं पर जा सकते हैं, तो ये सारी जगह जो है इस वक्त छापेमारी की जा रही है। तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस टीमें यहाँ पर काम कर रही है। एसपी लगातार निगाह बनाए हुए हैं नूह के, क्योंकि पुलिसकर्मी और खास तौर से पुलिस महकमे के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इन आरोपियों तक पहुंचना, क्योंकि जिस तरह से दुस्साहस किया, जिस तरह से एक डीएसपी की सरेआम हत्या कर दी गई और जानबूझकर अवैध खनन व्यवसायियों को इतना पता था कि वो यहाँ पर पहुंचे, उनसे बात की जा सकती। अवैध खनन करने वाले लोग वहां से फरार हो गए और डीएसपी के साथ जो लोग थे वो उनके साथ थे, नहीं थे, कौन थे, उन्होंने क्या कुछ बताया, ये तमाम अब जांच का विषय जरूर बना हुआ है। इधर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जांच के आदेश दिए और अनिल विज ने कहा है कि डीएसपी की हत्या करने वाले खनन माफिया बख्शे नहीं जाएंगे। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। पुलिस पे वार करने की घटना हमने उत्तर प्रदेश में देखी थी, एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया था वहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। यहाँ किस तरीके की तैयारी है? नहीं, पूरी तरह से मैंने आदेश दिए हैं कि पूरी सख्त कार्रवाई की जाएगी। साहब, जो मूलचंद शर्मा जी है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर माइनिंग नहीं हो रही थी, पत्थरों की चोरी हो रही थी, लेकिन अगर कहीं चोरी भी होती है तो क्या उसे रोकना कानून व्यवस्था का काम नहीं है?
नहीं, अब इसमें हमारी पुलिस जो ये हमारे डीएसपी की जान गई है, ये रोकते हुए ही गई है, रोक रहे थे इसीलिए गई है। अकेले थे उस समय? अकेले थे? नहीं, साथ उनके पूरी टीम थी, पूरी टीम थी। नहीं, रेड करने गए थे। क्या इन्फॉर्मेशन थी? आपको क्या सूचना मिली? रेड करने गए थे और सारी हमारी वहाँ पे पुलिस है और अब सारी पुलिस वहाँ पे पहुँच रही है और पूरा चारों तरफ से हम किसी को बख्शेंगे। डीजीपी साहब वहाँ से नजदीक ही हैं, वो पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। उसके बाद क्या पुलिस ने बैकफायर करके जो अपराधी थे या जो चला रहा था उस टाइम उसे रोकने की कोशिश? नहीं, वो सारी स्थिति की हम जानकारी ले रहे हैं और जल्दी जानकारी। लगता नहीं कि अब यूपी की तरह यहाँ भी थोड़ी सख्ती करने की जरूरत है हरियाणा में? सर, में आपने बुलडोजर पहले भी की कार्रवाई करी और काफी वहाँ पे जो इसके बाद यहाँ मीडिया पे काफी लोग हैं आहत हैं इस बात को लेकर। वो कह रहे हैं कि अब हरियाणा में भी वक्त आ गया कि जैसे योगी का बुलडोजर चलता है अपराधियों पर, वैसे यहाँ पर भी नकेल कसी जाए, सख्ती और की। नहीं, बिल्कुल हमने सख्ती कर रखी है और सख्ती करेंगे। सुरेंद्र सिंह के परिवार को किस तरह से सरकार कंपनसेट करेगी, क्योंकि एक अभी नहीं, परिवार को तो जो सरकार की पॉलिसी है उसके तहत ही, एक तो जिस बैंक से पुलिस विभाग से सैलरीज दी जाती हैं वो 50 लाख रुपया तो वो बैंक देता है और 50 लाख रुपया सरकार देगी, 1 करोड़ रुपया इसको मिलेगी। सर, ये जो टीम रेड करने गई थी, क्या इसकी पहले सूचना थी कि यहाँ पर इस तरह का अवैध काम हो रहा है? हाँ, सूचना मिली होगी, अभी पूरी जानकारी हम एकत्रित कर रहे हैं। बैठक बुलाई है, क्या नाम था उनका? कोई बैठक बुलाई है, नंबर की कोई जानकारी मिली? पूरी जानकारी हासिल कर रहे हैं। कौन थे यहाँ पे, कुछ पता लगा कौन लोग थे ये? वो तो पकड़ रहे हैं, तो ठीक है, चलो जी, ठीक है। इस वक्त आप गृहमंत्री हरियाणा के अनिल विज को सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि पूरी टीम के साथ डीएसपी वहां पर गए थे। लेकिन अभी जो आईजी हरियाणा को थोड़ी देर पहले आपने सुना, उन्होंने कहा कि वो अकेले क्यों मिला था, उन्हें कॉल आया और उसके बाद वो अकेले ही चले गए थे। तो कई तरह की आपस में अगर बयानों को देखें तो कई कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आ रही है, लेकिन अभी पूरे मामले पर तफ्तीश होनी है। लेकिन गृह मंत्री जो हरियाणा के हैं दीपक, जो बातें कह रहे हैं उससे क्या स्थिति कुछ साफ होती हुई दिखती है? देखिए प्रीति, जिस तरह से जानकारी गृह मंत्री दे रहे हैं, गृह राज्य मंत्री दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल खुद खड़े करता है। क्योंकि देखिए, प्रशासन की टीम, पुलिस प्रशासन, जिसको देखकर सब चोरों बदमाशों में खौफ नजर आता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जब पुलिस पहुंची है तो बदमाशों ने उनके ऊपर हावी होकर उनके ऊपर डंपर चढ़ा दिया। ये एक ऐसी घटना है कि यहाँ पर जो लोग भी थे वो यहाँ पर कहने वाले कोई नहीं था मौजूद। सिर्फ यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि ट्रक वहां से आया, ट्रक को रोकने के लिए जैसे ही उन्होंने डंपर के आगे अपनी सरकारी गाड़ी को खड़ा किया तो डंपर चालक को ये सोचकर कि शायद डंपर चालक इस गाड़ी को रोक देगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। डंपर चालक ने सीधे उनके ऊपर गाड़ी जो है डंपर को चढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं जो खौफ, जो कहा जाता है कि कानून का खौफ है, पुलिस का खौफ है बदमाशों के दिलो दिमाग में, तो ऐसा नहीं हुआ। ये कौन लोग थे जिन्होंने दिन दहाड़े इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया? किस तरह की साजिश थी ये? क्योंकि क्या ये डंपर चालक के साथ उसका मालिक भी इसमें शामिल था? कई लोग इसके अंदर बैठे हुए हो सकते हैं। तो ये सारी जानकारी जुटाई जा रही है। आधा दर्जन से ज्यादा टीमें जो है इस वक्त जगह जगह काम्बिंग कर रही हैं, लेकिन अभी तक 4 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस को उस हमलावर का पता नहीं चल पाया जो हमलावर यहाँ पर थे। डंपर का पता नहीं चल पाया। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया कि डंपर को बरामद किया गया या नहीं। देखिए, खौफ देखिए उनका, खनन माफियाओं का, कि यहाँ से डंपर को लेकर फरार हो गए। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चूक यहाँ पर पुलिस इनपुट में रही होगी। क्योंकि जब एसपी यहाँ पर, डीएसपी यहाँ पर पहुंचे हैं तो उसके बाद जिस तरह की घटनाक्रम पूरा आया है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये लगता है कि अभी भी पुलिसकर्मी जो यहाँ पर की पहाड़ियों में खंगाल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो आरोपी मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई इनपुट अभी तक सामने नहीं आया। बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं कि अभी तक एक भी जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि आखिर ये डंपर चालक कौन था, उनके साथ क्या मालिक भी मौजूद थे, कितने लोग थे जिन्होंने ये हमला किया। ये तमाम बातें आधी अधूरी स्थिति में इस वक्त पुलिस के पास है। पुलिस के पास वो गाड़ी का नंबर तक नहीं मिल पा रहा है जिससे वो फरार हुए हैं। जी, इस बीच लगातार जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, दीपक बिष्ट लाइव न्यूज से उस घटना स्थल पर मौजूद है जहां अवैध खनन को लेकर डीएसपी की हत्या करने का मामला सामने आया। ट्रक से उन्हें रौंद दिया गया है। अभी आप हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि हमने सख्ती पहले से की हुई थी, अब हम और बढ़ाने जा रहे हैं।
लेकिन अभी तक इन 4 घंटे के बीच में पुलिस क्लूलेस है, यानी कि पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है कि जो डंपर चालक था वो कौन था, क्या उसके साथ उसका मालिक मौजूद था, क्या किसी तरह से डीएसपी के साथ जो लोग मौजूद थे उनके जरिए कोई जानकारी हासिल मिली जो महत्वपूर्ण सुराग के तौर पर हो सकती थी। ये तमाम आधे अधूरे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक सामने नहीं आया है और इसका जवाब देना होगा तो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा पुलिस को देना होगा, जिसकी नाक के नीचे, पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे ये अवैध खनन चल रहा था। वो अवैध खनन जो कि डीएसपी की जान ले लिया है जिसने, और ऐसे में ट्रक से रौंदा गया है इन डीएसपी को जो रिटायर होने वाले थे। दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, क्लूलेस होने का मतलब सीधे सीधे लापरवाही माना जाए? बिल्कुल निश्चित तौर पर लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है ऐसे विभाग की जिस विभाग के नाम पर चोर उचक के डरा करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब यहाँ और उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई, उनकी मृत्यु हो गई है। बहुत दुखद घटना हुई है। हमारी सांत्वना है उनके परिवार के साथ भी, और हम वीर सैनिकों को हमेशा ऐसे मामलों में सबका मनोबल बढ़ाने के लिए भी अपने आप को भी प्रस्तुत करना चाहिए, और उस परिवार की भी जिसकी क्षति हुई है उसके साथ भी खड़े हैं। डीजीपी साहब से मैंने बात की है, तो हमारी जो अलग अलग योजनाएं हैं उन योजनाओं में एक योजना तो पुलिस की अपनी योजना है जिसके अंतर्गत हम सरकार की ओर से उसको कुछ मॉनिटरी कुछ योगदान करते हैं उनके परिवार के लिए। एक योगदान हमारे HDFC बैंक ने दिया हुआ है कि अगर सैलरी का अकाउंट उनके बैंक के अकाउंट में होगा तो उनको मिलेगा एक बेनिफिट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आप सुन रहे थे, जो डीएसपी की मौत पर बता रहे थे कि किस तरह से परिवार के साथ उनकी सांत्वना है और जो भी कुछ होगा जरूर किया जाएगा। जब जानकारी ली है तो हम शहीद सुरेंद्र सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि सब उसको सहायता के लिए देंगे, और उसके परिवार से एक किसी व्यक्ति को जो नौकरी है वो भी जरूर देंगे। इस अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सारे कार्यक्रम के अंत में हम 2 मिनट का मौन जरूर रखेंगे। मनोहर लाल खट्टर को आप सुन रहे थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री, जिन्होंने कहा कि 1 करोड़ मुआवजा और साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी जरूर दी जाएगी। डीएसपी सुरेंद्र सिंह जिनकी ट्रक से रौंदकर हत्या की गई है, खनन माफियाओं पर यह हत्या का आरोप है। दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, मुआवजा देना, परिवार के सदस्य को नौकरी देना सब सही है, लेकिन लापरवाही, घोर लापरवाही इस मामले में जरूर देखी जा रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, एक डीएसपी रैंक के अधिकारी को दिन दहाड़े यहाँ पर वो हमलावर मार देते हैं जो यहाँ पर रोजाना दिखाई देते हैं। और अवैध खनन की बात करें तो अवैध खनन की ये तस्वीर यहाँ पर झुटलाई नहीं जा सकती है। प्रशासन को पता होना चाहिए कि इतना बड़ा अवैध खनन यहाँ पर इस इलाके में हो रहा है। ये देखिए, खनन जो अवैध खनन को लेकर यहाँ पर पूरी की पूरी पहाड़ी को कई किलोमीटर तक यहाँ पर काट दिया जाता है और प्रशासन आंखें मूंदे रहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि डीएसपी को जब यहाँ पर जानकारी मिली होगी तो यहाँ पर जरूर कोई ना कोई ऐसा बड़ा इनपुट उनके पास आया होगा। तो एक इनपुट मिलने के बाद एक डीएसपी रैंक का अधिकारी अकेले यहाँ पर रेड मारने नहीं आएगा। जब वो यहाँ पर पहुंचे हैं तो उनकी गाड़ी यहाँ से तकरीबन दूर वहां से दिखाई दी होगी, और यही वजह है कि जब हमलावरों ने, जो डंपर वालों चालकों ने देखा होगा कि वहां पर से अधिकारियों की गाड़ी आ रही है, तो उन्होंने पहले यहाँ से भागने की कोशिश की। और यही वजह थी कि इस जगह पर जैसे ही डंपर ऊपर से आया और उन्होंने सरकारी गाड़ी उनके सामने लगा दी। सरकारी गाड़ी लगाने का मकसद यही था कि जो डंपर चालक है वो पुलिस को देखकर रुकेगा और माफी मांगेगा या गलती हो गई कुछ ऐसा कहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा सोचने की शायद हिमाकत एक प्रकार से डीएसपी ने कर दी होगी, क्योंकि जिस तरह से हमलावर उनके ऊपर डंपर लेकर चढ़े हैं तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर है कि कानून का खौफ यहाँ पर उनके दिलो दिमाग पर नहीं था। और यही वजह है कि यहाँ ये सारी बड़ी घटना इस वक्त हो गई। हालांकि पुलिस अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमने कई टीमें बनाई हैं, लेकिन 4 घंटे हो गए हैं, आपको डंपर का नहीं पता, डंपर चालक का नहीं पता। हालांकि ये अभी हमारे सूत्रों ने बताया है कि डंपर चालक, जितने भी यहाँ पर डंपर इस रूट पर रहते हैं, उन सब की लिस्ट मंगाई गई है पुलिस अधिकारियों के द्वारा। लेकिन डंपर कहाँ गया, जिस डंपर ने हिट किया था वो डंपर कहाँ गया, इसके बारे में पुलिस को जानकारी तुरंत देनी चाहिए थी। उसका नंबर भी पुलिस को नहीं पता है। किन लोगों ने यहाँ पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया इसका नहीं पता है। डंपर चालक के साथ कौन था, क्या उसका मालिक भी बैठा हुआ था, क्योंकि अगर 2 से 3 लोग होंगे तो प्लानिंग पूरी होगी कि इस गाड़ी को उड़ा दिया जाए। और यही यहाँ पर ये सब कुछ हुआ, क्योंकि डीएसपी रैंक के अधिकारी के ऊपर चोर उचक्का यहाँ पर कांस्टेबल के ऊपर हमला नहीं करता है, यहाँ पर डीएसपी के ऊपर एक ऐसे अधिकारी के ऊपर हमला किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन ये साजिश का पर्दाफाश तब होगा जब यहाँ पर किसी की गिरफ्तारी होगी। हालांकि आधा दर्जन से घटना स्थल पर आप मौजूद है जहाँ पर डीएसपी की हत्या की गई है। जरा अरावली की पहाड़ियां दिखाई और कैसे पूरा अवैध खनन सालों साल चलता आ रहा था
और कैसे आज एक डीएसपी की मौत का सबब बना है, जरा ये तस्वीरें दिखाइए।